हाँ जी, तो लास्ट क्लास बच्चों हम लोगों ने प्रेशर वॉल्यूम जो है वर्क डन का एक फॉर्मूला पढ़ लिया था, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, है ना, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये हमने फॉर्मूला पढ़ लिया था, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। हाँ जी, तो अब हमें आज ये टॉपिक पढ़ना है बच्चों, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस। इसमें एक डेरिवेशन है जो कि शायद पेपर में पूछ लेते हैं, और वरना इसके न्यूमेरिकल पे इसके फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल तो आना ही आना है ना, तो ध्यान से सुनिएगा कि क्या ये चीज है। मैंने रिवर्सिबल और पूरा इरिवर्सिबल, एक ही टॉपिक है। हाँ ये पूरा एक टॉपिक का नाम है बेटा। क्या आपको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल समझा दिया था लास्ट क्लास? हाँ समझा देता ना, ऐसे उंगली का शायद समझा दिया था, आए ना? नो सर। नहीं सर, समझाया क्या नहीं। चीज? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। नहीं सर, नहीं, शुरू किया था बस। ठीक है, ओके बेटा, आपका माइक नहीं चल रहा, आप चैट बॉक्स में लिख दो क्या लिख रहे हो। मैं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल समझा देता हूँ क्या होता है। देखो, दो प्रोसेस थे जो कि हमने छोड़ दिए थे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस करके हेडिंग थी, जिसमें आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ठीक है, आइसोथर्म, साइक्लिक प्रोसेस, ये चार प्रोसेस हमने पढ़ाए थे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में। आइसोबार, आइसोकोर, आइसोथर्म, साइक्लिक, दो प्रोसेस मैंने छोड़ दिए थे। एक प्रोसेस का नाम था रिवर्सिबल, एक प्रोसेस का नाम था इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ठीक, अब ध्यान से सुनिए कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या होता है। देखो, मान लीजिए कि ये उंगली है, ठीक है, आपको इसको ध्यान से देखना है, इधर इसको ध्यान से देखते जाओ, फुल फोकस इसी पे, उंगली पे ही, ठीक है। अब ये उंगली जो थी ना बेटा, ये मैं एक्चुअल में यहाँ से यहाँ हिला रहा था, लेकिन ये इतना ज्यादा स्लो था कि आपको शायद दिखाई नहीं दिया होगा। बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, जो हमारी घड़ी में घंटे की सुई होती है, वो घंटे की सुई आप कितना ही देर तक ऐसे बैठे रहो, वो घंटे की सुई मूव तो करती है लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देगी। चलो इनकेस आप मान लेते हैं कि आपने बहुत बारीकी से नोटिस किया और आपने उसको देख लिया। अब मैं कह रहा हूं कि उसकी स्पीड आप 100 गुना और स्लो कर दो, 100 गुना और स्लो कर दो, और अब आप बताओ कि आप उसके सामने बैठोगे और वो घड़ी जब समय तो दिखाएगी, 12 बजे से 1 बजेंगे, 2 बजेंगे, 3 बजेंगे, 4 बजेंगे, लेकिन वो घंटे की सुई आपको कभी भी हिलती हुई दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है, बहुत ज्यादा स्लो। तो उसी को हम कहते हैं बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस, जो बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस होते हैं। और हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब आप इन्हें नोटिस नहीं कर सकते बेसिकली, ठीक है। ये एक ऐसे प्रोसेस है जिनका चेंज जो है, जब ये चेंज कर रहे होंगे अपनी पोजीशन, तो आप इनको नोट नहीं कर सकते। जैसे आपकी हाइट, जब आपकी हाइट बढ़ती है, जैसे अब आपकी हाइट बढ़ रही होगी लास्ट 4-5 साल में, तो डेली आपको पता नहीं चल पा रहा होगा कि मेरी हाइट कितनी बढ़ पा रही है, लेकिन एक सडन पीरियड के बाद देखें, 5 साल बाद देखोगे, जैसे आज है, आज से 5 साल बाद देखो तो आपको उसकी हाइट में डिफरेंस पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप उसे डेली डेली देखोगे तो आप उसकी हाइट बता नहीं पाओगे कि कितनी बढ़ रही है ना। तो हाइट का चेंज हो गया, घड़ी की सुई का चेंज हो गया, और ये मैंने अभी करके दिखाया था, ये चेंज हो गया। ये सारे रिवर्सिबल प्रोसेस के अंडर में आते हैं, कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा तो रहा है, लेकिन वो इतना स्लो जा रहा है कि वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी बात, इनफाइनाइट टाइम लगेगा उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। कैसे इनफाइनाइट टाइम लगेगा मैं यहाँ पे भी दिखाऊंगा, पर आप बस ऐसे समझ लो, इनफाइनाइट टाइम लगेगा उसको कंप्लीट होने में।
और रिवर्सिबल जो है, जैसे ये उंगली है, ठीक है, तो अब तो मैं थोड़ा फास्ट करके दिखाऊंगा आपको। जैसे ये हुआ तो ये इक्विलिब्रियम में आ गया, फिर इक्विलिब्रियम में आ गया, फिर इक्विलिब्रियम में आ गया। इक्विलिब्रियम मतलब रुक गया, मतलब बैलेंस हो गया। इक्विलिब्रियम में आ गया, फिर में आ गया, फिर इक्विलिब्रियम में आ गया, फिर इक्विलिब्रियम में आ गया। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ से यहाँ जा रहा है, रिवर्सिबल यानी बहुत स्लो स्लो, ये हर स्टेप में इक्विलिब्रियम पे रहता है। हर स्टेप में ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम में, फिर इक्विलिब्रियम में। तो सीरीज जो इसकी है पूरी, यहाँ से यहाँ तक की सीरीज जाने का सीरीज, वो सीरीज हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है। जबकि इरिवर्सिबल क्या है, उंगली यहाँ थी, यहाँ पहुंच गई, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में थी और डायरेक्ट यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आएगी, बीच में कहीं भी रुकेगी नहीं, ना इक्विलिब्रियम आएगा, सीधा यहाँ इक्विलिब्रियम और फिर यहाँ पे इक्विलिब्रियम, बीच में कहीं इक्विलिब्रियम नहीं है। इसको हम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कहते हैं। बाकी धीरे धीरे और समझ आपको आ जाएगा, ठीक है। सर रिवर्सिबल में मतलब वैसे नहीं होता कि जैसे वाटर साइकिल? नहीं नहीं नहीं, हाँ ये आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी कि बच्चे समझते हैं रिवर्सिबल मतलब जो वापस आ जाए रिएक्शन, समझ रहे हो, जो वापस हो जाए घूम के। यस सर। हाँ, नहीं नहीं, वो साइक्लिक प्रोसेस हो गया फिर, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस हो गया वो। रिवर्सिबल में आप ऐसे समझ सकते हो कि लिखा हुआ है बात, उसमें लैंग्वेज में भी लिखवाऊंगा, एनसीईआरटी में दिखवाऊंगा आपको कि जैसे अभी यहाँ मूव कर रही है तो हल्का सा चेंज करो और ये अपोजिट हो जाए। ध्यान सुनना, रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब चेंज हो रहा हो तो आप हल्का सा अपोजिट चेंज करो तो वो वापस हो जाए। जबकि इरिवर्सल देखो, यहाँ से यहाँ आ गया, अब तुम हल्का सा चेंज करो, ये वहां चला जाएगा वापस? नहीं, इसको जाने के लिए ज्यादा आपको बहुत ज्यादा चेंज लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। तो वो कह रहा है रिवर्सिबल में हल्का सा चेंज करो इधर, फिर चेंज करो, फिर इधर, 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 इधर। तो ऐसा डेफिनेशन वाइज बता रहे। बाकी मैंने आपको समझा दिया, आ जाएगा समझ, अभी डेफिनेशन पढ़ाऊंगा ना, अभी दिखाता हूँ आपको कहाँ पे लिखा हुआ है। पहले यहाँ पे आ जाओ, आप देखो ये एक बीकर है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। और बीकर में आपने लगाया हुआ एक क्रिस्टल इस तरीके से, और यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल है, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे ऊपर जो है हमने रेत रखी हुई है, रेत, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो लिखा है, ये मैंने लिखा है सैंड पार्टिकल, रेत है ये, सैंड पार्टिकल। और ऊपर से प्रेशर लग रहा है जिसको हम कह रहे हैं पी एक्सटर्नल, और अंदर से गैस के मॉलिक्यूल भी प्रेशर लगा रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं पी इंटरनल, ठीक है। और अभी जो है बेटा पिस्टन रुका हुआ है ना, थोड़ा बोर्ड सही कर दे। अभी जो है पिस्टन रुका हुआ है। अगर पिस्टन रुका हुआ है मतलब ऊपर से जितना प्रेशर लग रहा है उतना ही अंदर से प्रेशर लग रहा है, जितना ऊपर से प्रेशर लग रहा है उतना ही अंदर से प्रेशर लग रहा है, इसलिए पिस्टन रुका हुआ है। क्लियर? अच्छा, ऊपर से कौन प्रेशर लगा रहा है? तो ऊपर से हवा प्रेशर लगा रही है और ये रेत के पार्टिकल प्रेशर लगा रहे हैं, दोनों मिलके लगा रहे हैं। हवा भी लगा रही है और रेत के पार्टिकल भी प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक। और नीचे से कौन लगा रहा है? गैस लगा रही है, गैस ऐसे धकेल रही है। तो अभी शुरुआत में क्या है, इनिशियली पी एक्सटर्नल बराबर हो चुका है पी इंटरनल, ठीक है। इनिशियली तो यही था, पी एक्सटर्नल पी इंटरनल दोनों बराबर है, इसलिए पिस्टन रुका हुआ। अब एक बात को ध्यान से सुनना, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे से एक रेत का पार्टिकल हटा रहे हो, ध्यान से सुनिएगा। एक आपने रेत का पार्टिकल रिमूव कर दिया, रिमूव वन सैंड पार्टिकल, आपने एक रेत का पार्टिकल रिमूव कर दिया। अब थोड़ा टेक्निकली सोचना, ठीक है, टेक्निकली सोचो कि जब आप एक रेत का पार्टिकल हटा दोगे तो ऊपर से जो प्रेशर लग रहा था वो कम हो जाएगा, हाँ या ना? बोलो Yes, sir. यार, बोलते नहीं हो आप, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, कम हो जाएगा, है ना। अब वो मैं मानता हूँ कि वो रेत का पार्टिकल बहुत छोटा है, तो उससे जो आपने उसको हटाया तो जो प्रेशर कम हुआ वो बिल्कुल ना के बराबर है, नेग्लिजिबल। अरे एक रेत का पार्टिकल क्या ही प्रेशर लगाएगा, लेकिन फिर भी अगर टेक्निकल टर्म में बात करें तो हाँ सर प्रेशर तो कम हुआ होगा। तो क्या होगा, आप ऐसे लिखोगे, देन पी एक्सटर्नल शुड बी डिक्रीज। और कैसे डिक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा? तो आप लिखोगे पी एक्सटर्नल माइनस डीपी, थोड़ा सा प्रेशर कम हो गया। अभी डीपी क्या है, तो डीपी को मैं लिख रहा हूं एक सैंड का पार्टिकल, वन सैंड पार्टिकल प्रेशर। एक सैंड का पार्टिकल जो प्रेशर लगा सकता है, ये डीपी वो ही दिखा रहा है वैल्यू। अब बेटा अगर बाहर का प्रेशर कम है और अंदर का प्रेशर तो उतना ही था, मान लो अंदर का 10 एटीएम था, बाहर का भी 10 एटीएम था,
पर एक रेत का पार्टिकल हटाते ही थोड़ा सा कम हो गया, अंदर का तो अभी भी 10 है, तो पिस्टन अब ऊपर उठ जाएगा या नीचे, बताओ, या उतना ही रहेगा? उतना ही रहेगा, उठेगा या दबेगा, बताओ, सोचो। सर एक बेटा और बार बोलोगे नहीं? रिपीट कर दो, ये समझ नहीं आया। ध्यान से सुनो बेटा, आपके, चलो आपके नहीं आया, बाकियों के तो आया होगा। आप अगर रिप्लाई नहीं कर रहे तो आप ही स्लो, इसीलिए सिलेबस भी रह जाता है। सिलेबस खत्म होने के पीछे ये भी बहुत बड़ा कारण है कि ना आप जवाब देते हैं, मैं वेट करता रहता हूँ कि अब जवाब आएगा, अब जवाब आएगा, है ना। मैं तोते की तरह बोल तो सकता नहीं 1 घंटे तक कैमरे के आगे, थोड़ा बहुत मुझे भी बीच में रिस्पॉन्स चाहिए। फिर से सुनो, आपने रेत का पार्टिकल हटाया, अंदर की वैल्यू 10 एटीएम मान लो, बाहर की वैल्यू भी 10 एटीएम थी, अंदर की भी 10 एटीएम थी, इसलिए पिस्टन रुका हुआ था। आपने एक रेत का पार्टिकल हटा दिया, तो अब बाहर की वैल्यू 10 एटीएम नहीं रहेगी, अब थोड़ी कम हो जाएगी। कितनी कम होगी, ये लिखा आपने। अब मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूँ कि जैसे एक रेत का पार्टिकल हटा दोगे, पिस्टन जो था वो ऊपर उठ जाएगा, नीचे दब जाएगा, या उतना ही रहने वाला है, ये पूछा है। सर थोड़ा सा ऊपर जाएगा। थोड़ा सा ऊपर उठेगा, थोड़ा सा ऊपर उठेगा। सौम्रिता ने लिख दिया, बहुत बढ़िया, और पीयूष तिवारी ने लिख दिया, बाकी 2 बच्चों ने बोल भी दिया, ऊपर उठेगा। मैं मानता हूं कि वो ना के बराबर उठेगा, लेकिन अगर किताबी भाषा में बात करें, बोर्ड पे कागजों पे बात करें, तो उठेगा सर, लेकिन बहुत कम उठेगा। तो मैं लिख देता हूं, नाउ नाउ पी इंटरनल, पी इंटरनल जो है वो ज्यादा हो जाएगा पी एक्सटर्नल से। भाई पी एक्सटर्नल तो थोड़ा कम हो गया रेत का पार्टिकल हटाने की वजह से, तो पी इंटरनल ज्यादा हो जाएगा। और ऐसे केस में क्या होगा, पिस्टन विल मूव अपवर्ड, पिस्टन विल मूव अपवर्ड। अब अगर पिस्टन ऊपर उठेगा तो बेटा क्या चीज बढ़ेगी, वॉल्यूम विल इंक्रीज। वॉल्यूम बढ़ेगा, भाई गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, भाई इतना था, ऊपर उठेगा तो वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। और वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो क्या चीज घटने लगेगी, पी इंटरनल डिक्रीजेस। पी इंटरनल, अंदर का जो प्रेशर है वो घटने लगेगा। अरे भाई वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घटता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अब आप कहोगे सर बॉयल्स लॉ तो कांस्टेंट टेम्परेचर में लगता है, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर कहाँ पे लग रहा है, तो हम वो लगा देंगे। फिलहाल मान के चलो कि यहाँ पे बॉयल्स लॉ लगता है, तो वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो जाएगा। कौन सा प्रेशर कम हो जाएगा, अंदर वाला कम होगा। अच्छा कब तक कम होगा सर, जब तक बाहर वाले के बराबर ना आ जाए। सर बाहर वाला कितना था, बाहर वाला इतना हो गया, तो अंदर वाला भी कितना हो जाएगा, अंदर वाला भी पी इंटरनल माइनस डीपी, इतना कम हो जाएगा। ठीक, और पिस्टन आके फिर से रुक गया, पिस्टन उठ रहा था उठ रहा था उठ रहा था, फिर रुक गया। क्यों, क्योंकि अब अंदर और बाहर का प्रेशर फिर से बराबर हो चुका है। बाहर का कितना है, ये रहा, अंदर का कितना है, ये रहा। अब रेज योर हैंड कि हाँ सर ये हमें प्रोसेस समझ आ गया। ओके 8 बच्चों ने रेज हैंड कर दिया, ठीक है, 9 बच्चों ने, डाउन कर देते हम रेज। अब आगे सुनो, आगे सुनना। अब ये ना गैस ऐसे पिस्टन ऐसे ऊपर उठा है, तो गैस एक्सपेंड हुई है या कंप्रेस हुई है, ये बताओ। सर एक्सपैंड। एक्सपेंड हुई, इसलिए टॉपिक का नाम था एक्सपेंड, इसीलिए टॉपिक का नाम था एक्सपेंशन। अब सुनो, जब गैस एक्सपेंड होती है तो गैस बेटा कूल होती है, दिस इज कॉल्ड कूलिंग ऑफ गैस। जब भी एक्सपेंशन होता है ना किसी चीज का, तो गैस, किसी भी चीज का एक्सपेंशन होता है तो कूलिंग प्रोड्यूस करता है वो। क्यों, आप देखो इतना सा वो जो पानी मारते हैं, जब आपके कटिंग कराने जाते हो तो पानी मारते हैं, तो उतने से छेद में से ऐसे ड्रॉपलेट्स निकलती हैं पानी की बहुत सारी। अगर एक बार स्प्रे मारते हैं ऐसे ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, तो आपको ठंडा ठंडा महसूस होता है। और वो जो ड्रॉपलेट्स हैं, अगर आप उसको इकट्ठा करो तो थोड़ा सा पानी बनेगा, बस, ज्यादा पानी थोड़ी बनेगा। ऐसे जब मारते हैं तो कितना पानी आपके ऊपर गिर गया, इतना, चुल्लू भर पानी। अब ये पानी आप अपने ऊपर ऐसे गिर लो तो आपको ठंडा नहीं लगेगा, लेकिन इतना ही पानी स्प्रे में से आता है फैल के, तो आपको ठंडा लगता है। तो वो जो एक्सपेंशन होता है वो हमेशा कूलिंग करेगा। जब पास पास रखोगे मॉलिक्यूल्स को तो हीट हो जाता है मॉलिक्यूल्स, दूर दूर रखोगे तो कूलिंग हो जाती है। तो अब ये अगर गैस एक्सपेंड हो रही है ना, तो ये कूल हो रही होगी समय के साथ। अब कूल का मतलब क्या है कि इसके अंदर की गर्मी गायब हो रही है।
अब इसके अंदर की गर्मी जा कहाँ रही है, बताओ कहाँ जा रही है इसके अंदर की गर्मी, यहाँ की गर्मी कहाँ जा रही है? बेटा बहुत आसान है, बहुत आसान चीजें पूछ रहा हूँ, आप सोच ही नहीं रहे हो सराउंडिंग। जवाब। हाँ सराउंडिंग में जा रही है, यहाँ लिख देता हूँ, सराउंडिंग में हीट जा रही है अंदर से बाहर। अब ये जो वॉल है, ये एडियाबैटिक वॉल नहीं है, ये कंडक्टिंग वॉल है, इसलिए तो हीट आर पर जा पा रही है, तो हीट चली गई। अब एक बात बताना, अगर हीट यहाँ चली गई, मैं आपसे पूछूं ज्यादा हीट कहाँ पे है, इधर या अंदर, क्या बोलोगे? सराउंडिंग। सराउंडिंग में ज्यादा हीट है ऑब्वियसली, यहाँ पे हीट आ गई तो सराउंडिंग में ज्यादा। अच्छा, और हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हाई से लो करती है कि नहीं, है ना? यस सर। ठीक है, तो जब सराउंडिंग में हीट ज्यादा आ गई है और यहाँ आप कह रहे हो हीट कम हो गई है, तो ये हीट वापस से यहाँ पे ट्रेवल कर जाएगी, ये हीट वापस से यहाँ ट्रेवल करेगी। तो भाई जितनी हीट थी उतनी हीट वापस आ गई घूम के, तो सर इसीलिए कंडीशन आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल मतलब यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं होता क्योंकि हीट चेंज नहीं हो रहा। अरे हीट ज्यादा निकाल दोगे तभी तो ठंडा होगा, तभी तो टेम्परेचर गिरेगा, लेकिन जैसे हीट निकला हीट फिर अंदर घुस गया, हीट निकला फिर घुस गया, तो टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं होगा, इसीलिए ये कंडीशन आइसोथर्मल कंडीशन है। आराम से देख लो, हजम कर लो, ये बच्चों के दिमाग में घुस नहीं पाती कई बार बातें, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। कूलिंग होगा मतलब एक्सपेंड होगा तो कूलिंग होगा, कूलिंग का मतलब यहाँ की हीट यहाँ चली गई, लेकिन एक हाई हीट से लो हीट मूव करती है, यहाँ से हीट वापस अंदर चली जाएगी और फिर से टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, आइसोथर्मल। ठीक, अब बेटा आपने जो प्रोसेस करा आप इसको रिपीट करो, रिपीट दिस प्रोसेस सेवरल टाइम्स। आप हर बार इसको प्रोसेस को रिपीट करो, ठीक है? दिशा क्या रिपीट करना है बेटा? आप कह रहे हो सर थोड़ा रिपीट कर दो, क्या रिपीट करना है? अब बोलेंगे नहीं यार, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, हम तो वेट ही सर करते रह जाते तुम्हारे रिप्लाई का। सर हाँ एक बेटा बार बोलो। वही रिपीट कर दो सर, कि मतलब हीट अगर वापस आनी है उसमें तो वो बाहर क्यों जाएगी? बेटा एक्सपेंशन से, हीट बाहर जाने का कारण था एक्सपेंशन, हीट अंदर जाने का कारण है हाई हीट से लो हीट मूव करती है, दोनों चीज मूवमेंट का अलग अलग कारण है। अंदर से बाहर आई है क्योंकि एक्सपेंशन हुआ, और बाहर से अंदर चली गई क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से चीजें लो कंसंट्रेशन पर मूव करती है। ओके सर। सर हीट चेंज क्यों नहीं होगा, बस बता दिया मैंने, दोबारा बता दिया दिशा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब आप इस प्रोसेस को बार बार करो तो पिस्टन, भाई रेत का पार्टिकल हटाया उठा गया, रेत का पार्टिकल हटाया फिर उठ गया, रेत का पार्टिकल हटाया फिर उठ गया, पिस्टन रेत का पार्टिकल हटाया फिर उठ गया, फिर हटाया उठ गया, तो ये प्रोसेस होता जा रहा है। अब आप लोग बताओ ये वर्क डन बाय द सिस्टम है कि ऑन द सिस्टम है, बताओ? पिस्टन उठ रहा है, बाय द सर सिस्टम है ऑन द? ऑन द सिस्टम। गलत, बाय द सिस्टम। सर हीट तो उसमें आ रही है। बेटा हीट का वर्क डन का कोई लेना देना नहीं है, हीट इज डिफरेंट थिंग, वर्क डन इज डिफरेंट थिंग। पिस्टन को ऐसे दबा रहे थे तो वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे थे, पिस्टन जब ऊपर उठ रहा था तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा था। लास्ट समझाया था विद सिंबल विद न्यूमेरिकल, यस सर यस सर। ठीक है? तो यहाँ पे जो है वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, कहाँ लिखे? रिपीट दिस प्रोसेस सेवरल टाइम्स, वी नोटिस्ड वर्क डन बाय द सिस्टम, यहाँ पे वर्क डन जो है सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है। अब आप समझ जाए ठीक है ये तो सिस्टम के द्वारा हो रहा है, कैलकुलेट करके बताओ कितना हो रहा है? सर इसमें हम रेन ड्रॉप्स पिक भी तो कर रहे हैं, कौन सी रेन ड्रॉप्स? रेन ड्रॉप्स कहां से आ गई? तो दिशा आप माइक नहीं ऑन कर रहे हो, ऐसे भी क्या चीज में बैठे हो कि माइक नहीं ऑन कर सकते? लैपटॉप है तो भी माइक होता है लैपटॉप में, फोन है तो फोन में तो माइक होता ही है, ईयरफोन होंगे, दुनिया भर की चीजें होती हैं अब तो घर पे। सर माइक नहीं चल रहा, हाँ पीयूष मुझे पता है कि ये सैंड पार्टिकल बोल रही है,
लेकिन मैंने रेन ड्रॉप कहाँ बोल दिया, ये सैंड पार्टिकल आप इसे हटा रहे हो, प्रेशर कम हो गया, ये पिस्टन उठ गया, आपने फिर हटा दिया फिर उठ गया, आपने फिर पार्टिकल हटा दिया फिर उठ गया, सिंपल है। अब वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि कैलकुलेट करो वर्क डन कितना है, तो देखो कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेट वर्क डन। अब ध्यान से मेरी बात सुनना यहाँ पे बहुत सारे वर्क डन है छोटे छोटे। भाई एक पार्टिकल हटाया पिस्टन उठा, एक बार वर्क डन। दूसरा पार्टिकल हटाया पिस्टन उठा, 2 बार वर्क डन। तीसरा पार्टिकल हटाया रेत का, पिस्टन उठा, 3 बार वर्क डन। चौथा पार्टिकल हटाया पिस्टन उठा, 4 बार वर्क डन। ऐसे कितनी हजारों बार वर्क डन हुआ है। तो ये छोटे छोटे वर्क डन को मुझे इकट्ठा करके एक आंसर बताना है। कौन सा मैथमेटिकल टूल इस्तेमाल करूंगा ये बता दो। अगेन सर इंटीग्रेशन। हाँ इंटीग्रेशन, हम इंटीग्रेशन करेंगे, छोटे छोटे अमाउंट ऑफ वर्क डन है उसको जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे देखो, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल और डीवी, ऐसे है ना, बल्कि इसको ऐसे लिखेंगे डीपी और ये डीवी। भाई एक्सटर्नल प्रेशर तो यही है ना बेटा, इसकी वजह से ही तो पिस्टन उठा है। अगर खाली तुम पी एक्सटर्नल लिख दो, देखो खाली ये लिख दो, तो पिस्टन थोड़ी उठा था, वर्कडन थोड़ी हुआ था। वर्कडन कौन से प्रेशर पे हुआ है, वर्कडन इस वाले प्रेशर पे हुआ है, ये था तब जाके पिस्टन उठा, वरना उठता नहीं। तो इसीलिए ये लिखना पड़ा। और यहाँ पे डेल्टा वी क्यों नहीं लिखा सर, डीवी क्यों लिखा है? डीवी मतलब होता है स्मॉल चेंज और डेल्टा मतलब होता है लार्ज चेंज। देखो अगर ये लिखा होता पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो डेल्टा वी मतलब होता है लार्ज चेंज, और यहाँ पे इसका मतलब होता है बेटा स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज, छोटा सा वॉल्यूम चेंज हुआ है, थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज हुआ है, इसलिए डीवी। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया। टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ डेरिवेशन क्योंकि और लंबा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब मैं इस डीवी को ना यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उससे, और फिर डीवी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डीपी से, फिर कुछ ऐसा दिखेगा माइनस वी इनिशियल से वी फाइनल। भाई इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट लगाते हैं ना कुछ, तो लोअर लिमिट लगा दी वॉल्यूम की और अपर लिमिट लगा दी वॉल्यूम की, क्योंकि वॉल्यूम के अगेंस्ट चल रहा है मामला। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है इंटीग्रेशन। ठीक, तो यहाँ लिखोगे पी एक्सटर्नल डीवी माइनस डीपी इंटू डीवी, ऐसे कर दिया मल्टीप्लाई। एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे आराम से देख लो ये लिखा है। अब डीपी जो है वो एक रेत के पार्टिकल का प्रेशर है, और डीवी जो है वो पिस्टन उठा था ना थोड़ा सा, उसका वैल्यू है। तो आप बताओ ये दोनों की दोनों वैल्यूज बहुत छोटी है, डीपी भी बहुत छोटा है, डीवी भी बहुत छोटा है, और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर और छोटा आएगा। 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.04 आएगा, छोटा हो जाता है आंसर। तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दोगे, सर ये तो बहुत छोटी वैल्यू है, इसको हटाओ, इसको नहीं कर रहे हम कुछ भी सॉल्व। अब क्या देखोगे, अब आएगा आंसर कुछ इस प्रकार से, वी फाइनल, वी इनिशियल, पी एक्सटर्नल, डीवी। ठीक है, अब मैं एक काम कर रहा हूं, मुझे ये पता है कि पी भी बराबर होता है एन आर टी। तो मैं अगर पूछूं पी बराबर, तो आप कहोगे सर एन आर टी बाई वी। तो मैं पी एक्सटर्नल की जगह पे ये पुट कर रहा हूं, पी एक्सटर्नल की जगह ये पुट कर रहा हूं। देखो ध्यान से, एन आर टी बाई वी और ये डी पुट कर दिया। अब देखो जो एन है वो है मोल्स, गैस के मोल्स तो चेंज नहीं हुए, आर कांस्टेंट होता है पहले से ही। टेम्परेचर देखो आइसोथर्मल है, टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो ये तीनों चीजें कांस्टेंट है एन आर टी, और जो कांस्टेंट होती है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है। तो कुछ ये इस तरीके का दिखेगा, माइनस एन आर टी, और यहाँ पे वी इनिशियल, वी फाइनल और डीवी बाई वी, ऐसा आ जाएगा। आराम से देख लो। इसके बाद बच्चों पता नहीं आपको ये सिखाया गया है कि नहीं, कि कभी भी अगर इंटीग्रेशन ऐसे कर रहे हो x1 और x2 ऐसे लिखा हो, और यहाँ लिखा हो dx बाई x, तो इसका होता है इंटीग्रेशन नेचुरल ऑफ x2 माइनस x1, ये होता है। ये सिखाया गया है क्या आपको, कहीं फॉर्मूला सिखाया गया है ये? यस सर, कहाँ पे फिजिक्स में। सिखाते हैं, कहाँ पे सिखाते हैं ये?
सर चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में सिखाया था ये इंटीग्रेशन और chapter- डिफरेंशिएशन। ठीक है, चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट में सिखाया गया है। अब जिसने पढ़ा उसको समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं भाई, अब इसको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये नेचुरल लॉग होता है ln। अब लॉग क्या होता है वो भी मैंने आपको लॉग सिखाया है क्या कभी? नो सर, सर चैप्टर No, 5 में sir. था लॉग ग्राफ, वो भी आपने कहा कि मत करो, रहने ठीक दो। है, मैं लॉग आपको अभी सिखाता हूँ, बस मेरे को 10-15 मिनट दो, अभी सिखाते हैं लॉग, है ना। देखो ये ln है। अब इस चीज को चेंज करके आप ये लिखोगे, है ना। इसका मतलब ये होता है, देखो dv/v है, तो ये अगले स्टेप में ऐसा हो जाएगा -nRT और नेचुरल लॉग v फाइनल -v इनिशियल, ये ऐसा हो जाएगा, है ना। जैसे ये इससे ये फॉर्म बना, ऐसे यहाँ से ये फॉर्म बनेंगे। इसके बाद बच्चों कहीं भी आपके सामने ये लिखा हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, नेचुरल लॉग x2 अपॉन में x1। मतलब ये वो है log a - b, log a अपॉन b हो जाता है, log a + b, log a into b हो जाता है। पढ़ाई सब नहीं पढ़ा? कुछ ही बच्चे हाँ बोल रहे हैं, पता नहीं बाकी सर कहाँ पढ़ मैथ्स रहे में पढ़ा होगा, हैं, पता नहीं कहाँ आइडेंटिटीज है पढ़, ये तो। हाँ पढ़ रहे हो कहाँ देखना। पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, देखना। नहीं पढ़ा सर ये कभी भी, भाई साहब फिर सर कहाँ पढ़ मैंने रहे हो? पढ़ा है। तुमने कहाँ पढ़ लिया? तुम अलग से पढ़ रही हो क्या? कौन सी सर क्लास में हो तुम? सर मैंने मेरी ना, टीचर ने तो नो कहा था कि सर, मेन 12th में लॉग। सर बेटा मैंने ये तो फिजिक्स एल वाले अरोड़ा टीचर, सॉल्व करती हूँ, उसमें पढ़ लिया था ये, मैंने फिजिक्स वाले, आइडेंटिटीज याद कर ली है। ठीक है मैं बताता हूँ। जहां भी आप इंटीग्रेशन सीख रहे हो, फिजिक्स में आप इंटीग्रेशन सीख रहे होगे, फिजिक्स वाले सर से आपको ये सब कुछ सीखना था कि log a + b = log a into b। पता नहीं उन्होंने इंटीग्रेशन में आपको क्यों मिस कर दिया। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको केमिस्ट्री फिजिक्स में आगे यस इस्तेमाल सर। होने वाला है। ठीक है, अब छोड़ो। तो अगर a + b होता है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर a - b होता है तो यहाँ डिवाइड कर देते हैं। तो अभी देखो a - b है तो डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखोगे अगले केस में -nRT नेचुरल लॉग VF अपॉन में VI। इसके बाद हमारे कोर्स में नेचुरल लॉग नहीं है, ये नेचुरल लॉग क्या होता है वो भी बताएंगे, रुक जाओ। नेचुरल लॉग हमारे कोर्स में नहीं है, हम इस चीज को चेंज कर सकते हैं 2.303 लॉग बेस 10 से। यानी कहीं भी अगर ln लिखा है ln, तो ln को चेंज कर दो इस चीज में। तो अब देखो ये कैसा बनेगा फॉर्मूला। अब ये बनेगा माइनस का nRT 2.303 लॉग बेस 10। मैंने ln को हटा के ये लिख दिया, और VF अपॉन VI ये है बच्चों आपका फाइनल फॉर्मूला। लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इस चीज को आगे लिख देती है ताकि सारे के सारे वेरिएबल्स एक तरफ हो जाएं, इस तरीके से -2.303 nRT लॉग बेस 10 VF अपॉन में VI। ये है एनसीईआरटी फॉर्मूला, ये लिखती है। और इस प्रकार से डेरिवेशन होता है खत्म। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको थोड़ा लॉग के बारे में सिखाता हूँ क्या होता है लॉग। चलो उम्मीद करते हैं आपको आगे होगा, बढ़ते हैं आगे। अब एक बात बता दो, अगर आपको याद है कि बॉयस लॉ में जब कांस्टेंट टेम्परेचर होता था तो एक फॉर्मूला था। हाँ बेटा वहां पे भी है थोड़ा सा, ठीक है। बॉयस लॉ में एक फॉर्मूला था P1V1 = P2V2। अगर आपको याद है तो एक यस फॉर्मूला सर। था P1V1 = P2V2। ठीक है, यहाँ पे V2 मतलब क्या होता था? फाइनल वॉल्यूम। V1 क्या होता था? इनिशियल वॉल्यूम। P2 क्या था? फाइनल प्रेशर। P1 क्या था? इनिशियल प्रेशर। तो मैं काम करता हूँ, इसको फाइनली लिख लेता हूँ, इसको इनिशियल लिख देता हूँ, इसको भी फाइनल लिख देता हूँ, इसको भी इनिशियल लिख देता हूँ। अब जरा VI को यहाँ डिवाइड में भेजो और PF को यहाँ ले आओ, ये कुछ ऐसा दिखेगा इस प्रकार से। और ये कौन सी कंडीशन है? बॉयस लॉ है। बॉयस लॉ में कांस्टेंट क्या रहता है? तो आप कहोगे कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर। और इस प्रोसेस में भी क्या हो रहा है? प्रोसेस में भी कांस्टेंट है टेम्परेचर। तो कहीं भी अगर VF अपॉन VI लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ। इसीलिए एक फॉर्मूला तो ये भी है
और साथ साथ और करके आप लिखोगे कि एक फॉर्मूला ये भी है, NRT log base 10 और PI/PF, ये भी एक फॉर्मूला है और ये भी एक फॉर्मूला है। अगर डाटा में प्रेशर दिया हो तो प्रेशर पुट करोगे और वॉल्यूम दिया हो तो वॉल्यूम पुट करोगे, आराम से चेक कर लो। चलिए, अब उम्मीद करता हूँ कि आप ये फॉर्मूला समझ गए, डेरिवेशन। वीडियो को दोबारा देख लेना या इसका स्क्रीनशॉट लिया है उसको देख के समझ लेना। मैं थोड़ा सा और इसको क्लियरिफाई करूं। N यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, आपको दिए जाएंगे। R यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, आपको पता है 0.0821 होता है। T यहाँ पे टेम्परेचर है, ठीक है। और log base 10 VF/VI, VF कुछ वैल्यू देगा कि 2 लीटर से 10 लीटर हो गया। सुनना ध्यान से, 2 लीटर से 10 लीटर हो गया, 2 लीटर इनिशियल और 10 लीटर फाइनल। तो यहाँ 10 पुट कर देना, यहाँ 2 पुट कर देना, तो कट के 5 आ जाएगा। अब log 5 कितना होता है वो पता नहीं, वो आपको मैं सिखा देता हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं फिर आगे। चलो अब बढ़ रहे हैं आगे। अपनी एनसीईआरटी किताब लेकर आओ, फर्स्ट पार्ट की एनसीईआरटी लेकर आओ। मैं लॉग देखना सिखा रहा हूँ, सारे काम मुझसे ही करवाओ। फिजिक्स में सब कुछ सीखना चाहिए था, तुम यहाँ सीख रहे हो। लॉग का फॉर्मूला भी नहीं सीखा, इंटीग्रेशन भी नहीं है। चलो, उम्मीद करता हूँ तुमने एनसीईआरटी किताब खोल ली होगी। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा भी नोटिस करें तो 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है। मैं चाहता तो आपसे भी ये सब पूछ सकता था कि बेटा बताओ 2 और 2 कितना होता है, लेकिन आप आधे घंटे में रिप्लाई करोगे और फिर ये होता रह जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए मैं थोड़ा अपनी स्पीड भी बढ़ा रहा हूँ। जहां आपको लगे कि सर स्पीड तेज हो गई, थोड़ा स्लो हो जाओ, तो हम स्लो होकर पढ़ाएंगे, अदरवाइज सुनते जाओ मेरी बात। अब 2 की पावर 5 32 होता है, ये एक बेसिक है, ये तो सबको आता है कि भाई ठीक है सर, ये तो पावर वगैरह करना है, ये तो हमें बचपन से सिखाया जा रहा है। अब ध्यान से सुनना, मैं इस चीज को कह रहा हूँ बेस, 2 को मैं कह रहा हूँ बेस। इस चीज को बच्चे कहते हैं पावर या फिर कहते हैं एक्सपोनेंट, हम भी लिख देते हैं पावर, लिख देते हैं पावर। और बेटा इस चीज को तो कुछ भी नहीं कहते हो, तो मैं इस चीज को रिजल्ट बोल देता हूँ, रिजल्ट। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। बेस क्या है सर, पावर क्या है सर, रिजल्ट क्या है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लॉग इसी को दिखाने का एक दूसरा तरीका है। जी हाँ, लॉग इसी को दिखाने का, इस चीज को दिखाने का एक दूसरा तरीका है। कैसे? लॉग में बेस यहां लिखते हैं, पावर रिजल्ट यहां लिखते हैं और इज इक्वल टू करके पावर लिखते हैं। ये है लॉग का रिप्रेजेंटेशन। देखो यूज दिखाता हूं। लॉग 2 8 इज इक्वल टू 2 की क्या पावर करी जाए कि आंसर 8 आ जाए। बोलो जल्दी, आप बोलना पड़ेगा। माइक ऑन कर लो एक बच्चा और फटाफट बोलो। 3 बस हो गया, लॉग खत्म, दैट्स इट, यही था। और सुनो थोड़ा और करते हैं। बताओ क्या आंसर आएगा? 5 बताओ क्या आंसर आएगा? 2 2 की पावर क्या करी जाए कि आंसर 1 आ जाए? 0। बिल्कुल सही। 2 की पावर 0 करोगे तब जाके 1 आएगा, ये है ना। 2 की पावर 0 करोगे तब जाके 1 आएगा। तो इस तरीके से लॉग हमें रिप्रेजेंट करते हैं हम लॉग को। लेकिन बेटा हमारे कोर्स में ना लॉग बेस 2 नहीं है, हमारे कोर्स में है लॉग बेस 10। ये है हमारे कोर्स में लॉग बेस 10। तो ये भी बहुत आसान है। आप बताओ 10 की पावर क्या करी जाए कि आंसर 100 आ जाए? बताओ 10 की पावर क्या करी जाए कि आंसर 100 आ जाए? 10 10 की पावर 10 करूंगा तब 100 आएगा। ये देखो ना, बेस, रिजल्ट और पावर। बेस लिख दिया, रिजल्ट लिख दिया, पावर बताओ क्या रही होगी पावर? अरिन ने भी जवाब दे दिया। अरिन दोबारा से अभी आया है, अरिन भी जवाब देता है। बताओ 2 है इसका आंसर। और सुनो, क्या किया जाए कि आंसर 1000 आ जाए? 10 की क्या है? 3, बिल्कुल सही। ये लो, क्या किया जाए कि आंसर ये आ जाए? बताओ। 4 बिल्कुल सही जवाब। क्या किया जाए कि आंसर 10 ही आ जाए? कम ऑन 0 1 1 बेटा, 1 0 नहीं,
0 तो अब आएगा, देखो लो, क्या पावर की जाए 10 की कि आंसर 1 आ जाए? जीरो। बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करता हूँ आप लॉग को सीख गए। लेकिन क्या सर यही इतना आसान था? इतना आसान नहीं था, ये आपका बेस बनाया मैंने। अब मैं आपको एक्चुअल क्वेश्चन दिखाता हूँ क्या है। अब मान लीजिए एक्चुअल क्वेश्चन आ गया, लॉग बेस 10 927। अच्छा, कई बार अब क्या होगा पेपर में या किताबों में भी ढूंढवाऊंगा तो ये 10 नहीं लिखा, 10 नहीं लिखा हुआ, तो ये अंडरस्टूड है कि ये 10 है। फिर से सुनो, किताब में यहाँ 10 नहीं लिखा हुआ, ये अंडरस्टूड है कि ये 10 है। हमारे कोर्स में लॉग बेस 10 ही होता है, पढ़ाया ही लॉग बेस 10 जाता है। सर वो क्या था, एलएन नेचुरल लॉग, वो भी कुछ है, वो भी है, लेकिन वो हायर लेवल पे। हमारे इस लेवल पे लॉग बेस 10 ही होता है। तो कहीं लिखा होगा, कहीं पे नहीं लिखा होगा, तो आप समझ जाएंगे कि भाई लिखा है तो भी 10 है और नहीं लिखा तो भी 10। ठीक, अब 927। अब यहाँ बच्चा फंस जाएगा। बच्चा कहेगा सर 10 की पावर 2 करूंगा तो 100 आएगा, 10 की पावर 3 करूंगा तो 1000 आएगा, सर 927 तो आ ही नहीं सकता। तो मैं कहूंगा बेटा 927 एग्जैक्टली तो नहीं आ सकता, पर पॉइंट में तो आंसर आ सकता है, 2 पॉइंट कुछ आएगा। बोलो भाई